प्रोटीन के बारे में बात की। अब हम बात करेंगे लिपिड के बारे में। तो जो फूड स्टॉक्स में लिपिड जो होते हैं वो कार्बनिक यौगिक होते हैं और अध्रुवीय विलायकों में घुलनशील होते हैं। लिपिड में वसा, तेल, मोम ये सब शामिल होते हैं। लिपिड में कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बने हुए होते हैं और ये वसी अम्लों के एस्टर्स होते हैं, यानी कि जो फैटी एसिड्स होते हैं उनके एस्टर होते हैं। और लिपिड प्राणियों और पादपों में व्यापक रूप से वितरित होते हैं और इनका जब हम वर्गीकरण करते हैं तो वर्गीकरण में ये 3 प्रकार के होते हैं: सिंपल, कॉम्प्लेक्स और डिराइव्ड। सिंपल लिपिड्स जो हैं वो उसमें फैट एंड ऑयल और वैक्स आते हैं। कॉम्प्लेक्स लिपिड में फॉस्फोलिपिड, ग्लाइकोलिपिड, सल्फोलिपिड, क्रोमोलिपिड और लिपोप्रोटीन ये सब आते हैं। और डिराइव्ड लिपिड तीसरे तरह के लिपिड्स होते हैं। तो सिंपल लिपिड की जब हम बात करेंगे तो सिंपल लिपिड जो होते हैं वो वसी अम्ल और अल्कोहल के एस्टर होते हैं, तो इसलिए इनको उदासीन लिपिड भी कहते हैं। और सामान्य लिपिड में अल्कोहल की प्रकृति के आधार पर इनको दो तरह से रखा जाता है: वसा और तेल और मोम। वसा और तेल जो होते हैं वो सामान्य लिपिड हैं और इनमें जो वसाएं होती हैं वो ठोस होती हैं और तेल जो होता है वो तरल प्रकार का होता है। जो तेल में उपस्थित वसी अम्ल होते हैं वो अनसेचुरेटेड होते हैं और वसा में जो होते हैं वो सेचुरेटेड होते हैं। तो ये इसके एग्जाम्पल्स हैं: ट्राइग्लिसराइड प्लस फैटी एसिड्स। तो इनके जो एस्टर्स हैं दीज आर नोन एज, ये आपको डायग्राम में दिख रहा है किस तरह से इनका फॉर्मेशन होता है। तो ग्लिसरॉल जो है वो फॉर्म होता है और इस तरह से जो वसी अम्लों के एस्टर जो है वो होते हैं और इसके एग्जांपल्स हैं ग्लिसराइड्स, ट्राइग्लिसराइड्स। ठीक है, ये इसके एग्जांपल्स हैं। दूसरी तरह का जो सिंपल लिपिड होता है वो है वैक्स। वैक्स जो होते हैं वो उच्च वसी अम्ल और एलिफेटिक अल्कोहल के एस्टर होते हैं। ये अपेक्षाकृत ठोस होते हैं और इनका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो बहुत ज़्यादा होता है और इन पर लाइपेज एंजाइम का कोई प्रभाव नहीं होता, इसलिए ये खाने के काम में नहीं आते। इसका एग्जाम्पल है बीज वैक्स और स्पर्मेसिटी वैक्स और ये है कैरानोबाउ वैक्स। ठीक है, तो ये इसके वैक्स के एग्जाम्पल्स हैं। ना कॉन्जुगेटेड लिपिड्स की जब हम बात करेंगे, कॉन्जुगेटेड का मतलब ये है कि जो लिपिड हैं वो दूसरे तरह के अन्य पदार्थों के साथ जब कॉन्जुगेट करते हैं तो उन्हें हम कॉन्जुगेटेड लिपिड्स कहते हैं। इसका सबसे पहला एग्जांपल है फॉस्फोलिपिड्स। फॉस्फोलिपिड्स जो होते हैं फॉस्फोरिक अम्ल, ग्लिसरॉल और नाइट्रोजन युक्त क्षार पाया जाता है इनमें। ये लिपिड सभी कोशिकाओं में पाए जाते हैं और कोशिका पारगम्यता को नियंत्रित करते हैं। और इसका एग्जांपल है फॉस्फेटिडिक एसिड, लेसिथिन, सिफेलिन, ये इसके एग्जांपल्स हैं। ना ग्लाइकोलिपिड्स जो होते हैं इनमें अल्कोहल के अलावा कार्बोहाइड्रेट की मात्रा भी पाई जाती है, जैसे सेरेब्रोसाइड, गैलियोसाइड, साइटोलिपिड, ये इसके एग्जांपल्स हैं। नाउ थर्ड तरह का है सल्फोलिपिड। ये लिपिड जो है सल्फ्यूरिक, इसमें सल्फ्यूरिक अम्ल पाया जाता है और इसके एग्जांपल है सेरेब्रोनिक एसिड। ठीक है, तीसरा है लिपो प्रोटीन। इसमें लिपिड प्रोटीन के साथ संयोजित होती है, जैसे कि रक्त, प्लाज्मा ऊतक, माइटोकॉन्ड्रिया और माइक्रोसोम में लिपिड पाई जाती है। ये वसाओं के परिवहन में सहायक होती है। और नेक्स्ट है क्रोमोलिपिड। इस तरह के जो लिपिड होते हैं वो केराटिनॉइड के समान वर्णक पाए जाते हैं और इसका एग्जाम्पल है कैरोटीन। नाउ अब डिराइव्ड लिपिड की हम बात करें तो डिराइव्ड लिपिड जो होते हैं वो उनका निर्माण सामान्य और जो यौगिक वसाएं होती हैं उनसे मिलकर उनके जल अपघटन से होता है। तो इसका एग्जाम्पल है फैटी एसिड्स, अल्कोहल, हाइड्रोकार्बन, विटामिन डी, ई, के, ये डिराइव्ड लिपिड्स हैं। और लिपिड के जो फंक्शंस होते हैं वो क्या हैं? लिपिड जो है वो ऊर्जा का मुख्य स्रोत के रूप में कार्य करती है, संचित भोजन के रूप में कार्य करती है, कोशिका झिल्ली की पारगम्यता और उसके कंपोजिशन का कार्य करती है, विटामिन ए, डी, ई और के जो है उनके विलायक का कार्य करती है, स्टेरॉइड्स और लैंगिक हार्मोन्स का निर्माण भी वसा के उत्पन्न से होता है, त्वचा के नीचे उपस्थित तथा वसा जो होती है अत्यंत उससे ऊष्मा
प्राप्त होती है, जिससे वो कुचालक का कार्य करती है। ठीक है। और फिर है जो वसीय अम्ल होते हैं उनकी कमी से फ्रेनिडर्मा रोग हो जाता है। और इसका एक और जो मुख्य इसका फंक्शन है वो है ये अंतरांगों को आलंबन प्रदान करती है। अब हम बात करेंगे फूड डिस्टर्ब्स में विटामिन्स की। विटामिन्स जो हैं ये जटिल कार्बनिक यौगिक होते हैं, परंतु इनकी सूक्ष्म मात्रा जो है शरीर में आवश्यक होती है और इनकी कमी से डेफिशिएंसी डिजीजेज हो जाती हैं। तो विटामिन्स की जो है मुख्य विशेषताएं क्या हैं कि ये जटिल कार्बनिक यौगिक हैं। पादपों में प्राणियों की तुलना में अधिक प्रकार के विटामिन संश्लेषित होते हैं। मनुष्य में 15 या कम विटामिन की आवश्यकता होती है। विटामिन की बहुत कम मात्रा की आवश्यकता होती है। विटामिन हार्मोन के समान कार्य करते हैं, जैसे कि किसी हार्मोन की कमी की वजह से कोई फंक्शन रुक जाता है, उसी तरीके से विटामिन भी कार्य करते हैं। तो विटामिन को लेने से किसी भी तरह की कोई ऊर्जा की प्राप्ति नहीं होती, लेकिन ये जो उपापचयी क्रियाएं हैं उनको नियंत्रित करते हैं। उच्च तापमान पर विटामिन नष्ट हो जाते हैं। विटामिन की कमी से डेफिशिएंसी डिजीजेज हो जाती है। क्योंकि ये नियामक होते हैं इसलिए इनको विटामिन शब्द का प्रयोग किया जाता है। और इनका जो है नाम है वो, और विटामिन का जो वर्गीकरण है वो इस आधार पर किया गया है कि वसा में घुलनशील है या जल में घुलनशील। तो फैट सोल्यूबल विटामिन जो हैं वो A, D, E के हैं, और वाटर सोल्यूबल विटामिन जो हैं वो B और C है। तो फैट सोल्यूबल विटामिन की हम बात करें तो सबसे पहला विटामिन है A, रेटिनॉल या एंटी जीरोप्थेल्मिक विटामिन, जिसका संश्लेषण जो है कैरोटीन से होता है। ये इसका जो है प्रो विटामिन ए के फॉर्म में ये पाया जाता है। और इसका जो फंक्शन है ये रेटिना में पाए जाने वाले रोडोप्सिन का मुख्य घटक होता है, और ये वृद्धि को प्रेरित करता है। प्रोटीन संश्लेषण के लिए आवश्यक होता है। अस्थियों की सामान्य वृद्धि के लिए आवश्यक होता है। म्यूकोपॉलीसेकेराइड के संश्लेषण के लिए आवश्यक होता है। फर्टिलिटी को प्रेरित करता है। उपकला ऊतकों की सामान्य संरचना और कार्य के लिए आवश्यक होता है। डीएनए उपापचय के लिए आवश्यक होता है। इसकी कमी से कई सारे आँखों से संबंधित रोग हो जाते हैं। तो ये इसका एक विटामिन ए का मुख्य फंक्शन है। विटामिन डी ये स्टेरॉइड प्रकृति का जो विटामिन है, इसका जो केमिकल नेम है वो कैल्सिफेरॉल है, या एंटी रिकेटिक विटामिन कहते हैं इसको। और ये विटामिन कई फॉर्म में D1, D2, D3, D4 और D5 के रूप में पाया जाता है। और मनुष्य में कोलेस्ट्रॉल की उपस्थिति में सूर्य के प्रकाश के सामने ये कोलेस्ट्रॉल जो है वो विटामिन डी में रूपांतरित हो जाता है, और इस तरह से इसका फॉर्मेशन होता है। आंत्र में कैल्शियम के अवशोषण के लिए आवश्यक होता है। फॉस्फेट के अवशोषण को प्रेरित करता है। कैल्शियम की उपापचय के लिए आवश्यक होता है। दांतों और अस्थियों के सामान्य वृद्धि के लिए आवश्यक होता है। अस्थियों के कैल्शियम और फॉस्फेट के निक्षेपण में सहायक होता है, और इसकी कमी से रिकेट्स रोग हो जाता है। और थर्ड विटामिन है विटामिन ई, या इसको हम टोकोफेरॉल भी कहते हैं, या एंटी स्टेरिलिटी विटामिन भी कहते हैं। और इसका जो फंक्शन है वो ये एक एंटीऑक्सीडेंट की तरह कार्य करता है। ये प्रजनन क्रिया के लिए अत्यंत आवश्यक है। मांसपेशियों की सामान्य कार्यप्रणाली के लिए अत्यंत आवश्यक है। कोएंजाइम क्यू के संश्लेषण के लिए आवश्यक है, और इसकी कमी से जो है भ्रूण का रूपांतरण नहीं हो पाता, और जो है पेशियों में नेफ्रोसिस नाम का रोग हो जाता है, और हेपेटिक नेफ्रोसिस भी कभी कभी हो जाती है। नेक्स्ट है विटामिन के। इसको एंटी हीमोरेजिक विटामिन कहते हैं, क्योंकि ये जो है ब्लड के कोगुलेशन में मदद करता है। तो प्रोथ्रोम्बिन जो है के संश्लेषण में सहायक होता है, और श्वसन श्रृंखला में ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। और नेक्स्ट है वाटर सोल्यूबल विटामिन्स। वाटर सोल्यूबल विटामिन्स में विटामिन बी कॉम्प्लेक्स आता है। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स जो है उसमें बहुत सारे विटामिन आते हैं। B1 जो है उसको हम थायमिन कहते हैं। ये ATP के साथ थायमिन पायरोफॉस्फेट बनाने का कार्य करता है। ये कार्बोक्सिलेज
कार्बोक्सिलेज को प्रेरित करता है। टीपीपी कुछ ट्रांसकीटोलेज क्रियाओं में कोएंजाइम का कार्य करती है। इस तरह से जो विटामिन B1 है थायमिन, ये जो है एटीपी के फंक्शंस में इसका मेन इम्पॉर्टेंट रोल है। विटामिन B2 या राइबोफ्लेविन जो है वो FMN और FAD का महत्वपूर्ण घटक है, वृद्धि और उपापचय के लिए अत्यंत आवश्यक है। ये एसिडाइल कोएंजाइम डिहाइड्रोजिनेज का भी एक महत्वपूर्ण घटक है और इसकी डेफिशिएंसी से केलोसिस नामक रोग हो जाता है और सेबोरेहिक डर्मेटाइटिस रोग इससे हो जाता है। B3 विटामिन जो है पेंटोथेनिक एसिड कहते हैं इसको, ये कोएंजाइम ए का महत्वपूर्ण घटक होता है और इसकी कमी से बर्निंग फीट सिंड्रोम हो जाता है। B5 जो है इसको कहते हैं नियासिन या निकोटिनिक एसिड। निकोटिनिक एसिड जो है शरीर में निकोटिनिक एसिड सक्रिय होने के पश्चात ही एमाइड में रूपांतरित हो जाता है और इसके फंक्शंस है कि ऑक्सीकरण और उपापचय की में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और ये पेलेग्रा को रोकता है। विटामिन B6 जिसको पायरिडॉक्सिन कहते हैं, B6 जो है वो पायरिडॉक्सिल फॉस्फेट जो है कोएंजाइम का कार्य करता है, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन के वसा में रूपांतरण को प्रेरित करता है, अमीनो अम्ल और धात्विक आयन के सक्रिय परिवहन को नियंत्रित करता है। नेक्स्ट है विटामिन B5 की कमी से जो है एक्रोडाइनिया, एनीमिया और ऐंठन हो जाती है। विटामिन B7 जिसको बायोटिन कहते हैं, ये आंत्र में उपस्थित जीवाणुओं द्वारा इस विटामिन का संश्लेषण होता है और इसका जो फंक्शन है वो है कि ये ऑक्जेलोएसिटिक एसिड के रूप में पायरुविक एसिड को ऑक्जेलोएसिटिक एसिड में रूपांतरित करता है। ये कुछ अमीनो अम्लों के डीएमिनेशन में भी भाग लेता है और इसकी कमी से जो है रक्त में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ जाती है। B9 जिसको फॉलिक एसिड कहते हैं, ये जो है ये भी एक कोएंजाइम की तरह कार्य करता है। मेगालोब्लास्टिक एनीमिया इसकी कमी से हो जाता है। नाउ B12 या साइनोकोबालेमिन, ये जो है साइनोकोबालेमिन जो है वो B12 कोएंजाइम B12 में रूपांतरित हो जाता है और आरबीसी के निर्माण और परिपक्वन में अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। DNA RNA के संश्लेषण में, अस्थि मज्जा में WBC और प्लेटलेट्स के निर्माण में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल होता है। सूक्ष्मजीवों की वृद्धि में सहायक होता है। कार्बोहाइड्रेट के वसा में रूपांतरण को प्रेरित करता है। ट्रांसमिथाइलेशन में भाग लेता है। हाइपोग्लाइसेमिया को रोकता है और पर्नीसियसिस एनीमिया को रोकता है। और ये हुए सारे विटामिन्स। और एक और विटामिन है इनोसिटॉल। ये विटामिन जो है मीठा और जल में अघुलनशील होता है और लिपोट्रॉफिक इफ़ेक्ट जो है वो इसकी वजह से होता है। विटामिन C या एस्कॉर्बिक एसिड या एंटी एस्कॉर्बिक विटामिन, तो ये जो विटामिन है ये विटामिन रसीले फलों में पाया जाता है और ये विटामिन जो है इसकी कमी से स्कर्वी रोग हो जाता है।